हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट साइड विद इंदर। एंड आज जैसे कि प्लान था मॉर्निंग का कि हम लोग फ्रेंचाइजी एक्सपो जाएंगे और वहाँ पे जाके देखेंगे कितने वेंडर्स आए हैं, हमारे लिए क्या बिजनेस है जो हम लोग वहाँ से समझ के फ्रेंचाइजी के तौर पे ले सकते हैं। तो आज सुबह सुबह मैं चला गया था वहाँ पे, यहाँ से निकला था मैं एक 10:30 के आसपास मेरे घर से। गो स्टेशन थोड़ी सी दूर पड़ता है एंड वहाँ से ट्रेन थी 11 बजे की यूनियन स्टेशन के लिए, जहाँ से थोड़ी सी ही दूर पे ये मेट्रो कन्वेंशन सेंटर था जहाँ पे कैनेडियन नेशनल फ्रेंचाइजी एक्सपो चल रही थी और ये आज और कल के लिए है। तो मुझे लगा कि मैं जितना जल्दी हो सके वीडियो या शॉर्ट्स जो मैंने बनाए थे मैं डालूं, जिससे आप लोगों को पता चले। और अगर आप भी कनाडा मिसिसागा या टोरंटो में रहते हैं तो उस इवेंट को अटेंड करें और देखें अगर आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो मैं गया हूँ उस इवेंट में और मैंने वीडियो बनाया है पूरा। मैंने अपनी आवाज़ उस टाइम पे रिकॉर्ड नहीं करी, मैं अभी सेपरेट ये वीडियो बना रहा हूँ कि मैं आपको डिस्क्राइब कर सकूँ कि वहाँ पे मैंने क्या क्या देखा और कैसी वो इवेंट थी, मुझे कैसे लगा। क्योंकि मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा है खुद का अपना बिजनेस करने में, एक 3-4 साल का। प्रोफेशनली मेरा काम कुछ और है, एज IT प्रोफेशनल। उसमें मैं करता क्या हूँ एग्जैक्टली, उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स बाद में किसी और वीडियो में बताऊँगा। तो आप आगे की वीडियो देखिएगा। मैंने ट्रेन से उतरते वक्त से शुरू किया है शूट करना और थोड़ी बहुत लंबी वॉक थी, तो वॉक करते करते मैंने पूरा वीडियो कवर अप किया है जितना मेरे से हो पाया। कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा मेरे से, मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा विद माय ओन एक्सपीरियंस जितना मुझे पता है। एंड होपफुली ये वीडियो आपको किसी न किसी तरीके से हेल्प करे। ओके गाइज, देन प्लीज़ कंटिन्यू फर्दर। थैंक यू सो मच। आपसे बाद में बात करता हूँ मैं। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, तो अब मैं ट्रेन से उतर के यूनियन स्टेशन पे मेट्रो कन्वेंशन सेंटर की तरफ जा रहा हूँ और ये हमारी डबल डेकर टाइप की गो स्टेशन, गो ट्रेन बोलते हैं इसे, नॉट गो स्टेशन, गो ट्रेन है। एंड इसके अंदर डेली जिसको भी कम्यूट करना होता है छोटी छोटी सिटीज़ से, बर्लिंगटन, किचनर, वाटरलू, हैमिल्टन, सेंट मैरीज, आसपास में गल्फ, जितने भी एरियाज़ हैं जिनको भी डाउनटाउन आना होता है। व्हेन आई से डाउनटाउन, डाउनटाउन का मतलब है टोरंटो की जो मेन सिटी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ के इलाके हैं, बड़े बड़े बैंक्स हैं, IT कंपनीज़ हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, रेजिडेंशियल एरिया भी है। वहाँ पे ये यूनियन स्टेशन एक जंक्शन टाइप का स्टेशन है जहाँ पे सारी ट्रेन्स आती हैं और यहाँ से बाकी सिटीज़ के लिए और लंबे लंबे रास्तों के लिए भी जाती है। तो इस स्टेशन से उतर के मुझे थोड़ी वॉक करनी पड़ेगी। जो यूनियन स्टेशन से लेके मेट्रो कन्वेंशन सेंटर का रास्ता है वो करीबन 1 किलोमीटर का है। एंड बाहर का टेम्परेचर भी थोड़ा सा ठंडा है फ़िलहाल के लिए, जैकेट वैकेट मैंने अपनी ले रखी है। और मैं अभी रिकॉर्ड करते हुए देखता हूँ कि मैं कैसे मैनेज करूँगा, बिकॉज मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ एंड आई एम श्योर करते करते मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। सॉरी फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा कैमरा शाई भी हूँ तो मैंने अपना फेस नहीं दिखाया है। और अभी अभी जो मैंने टैप किया था वो मैंने अपना प्रेस्टो कार्ड, जो हमारा बस पास या ट्रेन पास जिसे बोल सकते हैं हम लोग, प्रेस्टो कार्ड, वो मैंने टैप किया है। उससे ऑटोमेटिकली पैसे कट जाते हैं जितने भी कटना होता है। ये अभी स्टेशन से मैं बाहर आ गया हूँ और जैसे कि आप देख रहे हैं सुंदर सी जगह है, ठंडा सा मौसम है वैसे भी, और थोड़ी थोड़ी फ्लरीज गिर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी सी ओस टाइप की तो नहीं बोल सकता मैं, फ्लरीज जैसे बर्फ़ की हल्के हल्के छिलके से गिरते हैं, फ्लावर के शेप में होते हैं। कभी उसका फ़ोटो या वीडियो अगर आपने ना देखा हो तो कभी कैप्चर करके दिखाऊंगा आपको, बड़ा सुंदर दिखता है। और ये मेरी फेवरेट गोल्डन कलर की बिल्डिंग है जो सामने राइट साइड में आपको अभी दिखाई मैंने ऊपर करके। और अभी मेरे को लेफ़्ट लेके सीधा जाते रहना है। थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि मैं डाउनटाउन काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ, शायद मेरे को 1 महीना 2 महीना हो गया है। और ठंड में मैं पहली बार अभी आया हूँ, मैं लास्ट टाइम 1-1.5 महीना आया था। और ये है CN टावर, यहाँ का टोरंटो की पहचान। इन शॉर्ट, CN टावर दिख गया तो समझ जाइए कि आप टोरंटो में हो। डुप्लीकेट भी एक आधे होंगे पर सेम साइज़ के नहीं होंगे शायद, कहीं कहीं पे जो बना रखे हैं इन्होंने।
सो यहाँ से पद यात्रा करते हुए हम लोग मेट्रो कन्वेंशन सेंटर जाएंगे, और मैंने अपने एक और दोस्त को बुलाया है जो इवेंट्स के चीज़ों में बड़ा एक्सपर्ट है। उसका खुद का भी बिजनेस है, बहुत जाना माना बिजनेस है। उससे मैं कभी आपको बाद में इंट्रोड्यूस कराऊंगा। और वो भी यहाँ पे आ रहा है, जिससे हम दोनों देख सके, समझ सके कि यहाँ पे कौन सा फ्रेंचाइजी ले सकते हैं अगर लेने का मन है, और किस में कितना फ़ायदा है कितना नहीं है। ओके, जल्दी जल्दी रोड क्रॉस करते हैं। और आपको सामने लाल कलर का फ्लिकर होते हुए दिख रहा होगा, वो टाइमर है। उतने टाइम के अंदर हमें अपना रोड क्रॉस कर लेना है। जैसे ही हाथ का सिंबल स्टॉप हो जाए तो इसका मतलब आप रोड क्रॉस मत करिए। अगर आप करोगे तो कोई गाड़ी आपको ठोकेगी तो नहीं। वैसे यहाँ पे पेडेस्ट्रियंस को सबसे ज़्यादा महत्व इम्पोर्टेंस दी जाती है, बट स्टिल सजेशन यही रहेगा कि जब वाइट कलर का सिंबल है और हैंड फ्लिकर हो रहा है तभी आप वॉक करके जल्दी से क्रॉस कर लें। ओके, आगे चलते हैं। और धीरे 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 मैं बढ़ता हूँ अपनी जगह। मैं मैप भी साथ साथ में देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि कहाँ पे है कन्वेंशन सेंटर, पर ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है यहाँ की। यहाँ पे वर्ल्ड की एक लॉन्गेस्ट स्ट्रीट है जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं आपको कभी उस स्ट्रीट का भी रिव्यू और आपको ब्लॉग बना के दिखाऊंगा। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट स्ट्रीट है। व्हेन आई से लॉन्गेस्ट, कम से कम 5 किलोमीटर लंबा एक सीधा रोड। 5 किलोमीटर लंबा है या 4 किलोमीटर लंबा एक सीधा रोड, एक सीधा रोड। जस्ट इमेजिन। स्ट्रीट इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज उसके आजू बाजू में बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे इंटरसेक्शंस आते हैं, बट वो रोड एकदम सीधा है, तो इसलिए उसे लॉन्गेस्ट स्ट्रीट बोलते हैं। तो कभी उसका भी दर्शन कराएंगे। अगर आपको पता है ये कौन सी स्ट्रीट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप डाउनटाउन में रहते देन प्लीज़ कमेंट करके मेंशन करिएगा, मैं गूगल करके बताऊँगा। ओके, सो आई थिंक थोड़ी दूर और है, बस हम पहुँचने वाले हैं। और यहाँ की ये सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के नज़ारे देखिए आप। अच्छी जगह है। अच्छा लगा मुझे टोरंटो। यहाँ पे आए हैं तो किसी रीज़न से ही आए हैं। अच्छी जगह है कनाडा, कोई गलत नहीं है, सब ठीक ठाक है। ओके, तो अपनी ये बिल्डिंग थी, मैंने बाद में रुक के चेक किया, एंड यही मेट्रो कन्वेंशन सेंटर है। इसके अंदर 4 से 5 हॉल है। हमें हॉल नंबर सी के अंदर जाना है, और मैं अभी यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, अपने दोस्त का वेट कर रहा हूँ। और जैसे ही वो आएगा तो हम लोग फिर अपने हॉल की तरफ मूव करेंगे। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने हॉल सी पे, और ये नीचे आप देख रहे हैं ये सारे के सारे वेंडर्स हैं जिन्होंने अपने अपने स्टॉल्स लगाए हैं, अलग अलग फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करते हुए। पेप्सी का दूर से लोगो दिख रहा है, तो वो जो मैंने आपको बताया था पेप्सी की वेंडिंग मशीन्स का है, जिसमें आप कैन वैन्स डालते हैं। वहाँ पे एक फूड ट्रक दिख रहा है आपको दूर में, सबसे कोने में साइड में रियल स्टेट का था। और ये सारे के सारे जितने भी ब्रांड्स आपको दिख रहे हैं, दे ऑल आर ओरिजिनली कैनेडियन ब्रांड्स। कोई भी बाहर का ब्रांड नहीं है, या थोड़े बहुत साइड के कुछ ब्रांड्स हैं जो मल्टीनेशनल है, कनाडा का भी है और दूसरी कंट्रीज़ का भी है। सो अभी नीचे लेके चलता हूँ आपको मैं, और दिखाता हूँ कि कैसे क्या क्या था। ज़्यादा डिटेल्स में तो मैं कैप्चर नहीं कर पाया, बट मैं जो चीज़ें मेरे को समझनी थी अपने लिए वो तो मैं समझ चुका हूँ कि मुझे इससे क्या आउटपुट मिला है, क्या बेनिफिट मिला है इस इवेंट में आके। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके पूछेगा। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन एज करेक्ट एज पॉसिबल, इन शॉर्ट। या सो एक बार नीचे जाते हैं। मैं अपने बस दोस्त का वेट कर रहा हूँ, वो आ ही गया है। एंड मैं आपको थोड़ा सा जूम इन जूम आउट करके दिखा रहा हूँ कि भीड़ देखिए। और ये टाइम है 12:10 के आसपास का, दोपहर के। इवेंट का शुरू होने का टाइम था 11 बजे और ख़त्म होना था इसे 5 बजे। और मैं यहाँ पे आ गया था 11:30 के आसपास। मैं यहाँ पे वॉक करके आ गया था। मेरा दोस्त थोड़ा सा लेट हो रहा था, तो उसको 12:15 बज गए थे ऑलमोस्ट आते आते। तो बस वो आ ही गया। हम लोग अभी नीचे जाते हैं और मैं आपको पूरा टूर देता हूँ इसका। ओके, तो ये लाइन है यहाँ की।
लंबी सी, मेरे को अपनी टिकट निकालनी है जल्दी से। एक सेकंड दीजिएगा, यहाँ पे टिकट चेक कर रहा है और हमने टिकट अपनी चेक करा ली इस डेस्क के ऊपर। एंड ये मेरा दोस्त है, ब्राउन जैकेट में आ चुका है। हम दोनों ही कैमरा शाई हैं बड़े, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं तो ज़्यादा कैमरा शाई हूँ, वो तो स्टिल थोड़ा सा हो गया, बट देखते हैं। अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम अपने बारे में बाद में बात करेंगे। मैंने थोड़ा सा फास्ट वर्जन में बनाया है, यहाँ पे भीड़ बहुत थी और मुझे थोड़ा सा सफोकेशन फील होने लगा था 1-1.5 घंटे के बाद, बट यहाँ से कैप्चर करे हैं मैंने। जितने भी नाम आप देख सकते हैं सब कैनेडियन ब्रांड्स हैं। शुरुआत ही इन लोगों की किसी किसी चीज़ों से हुई थी, बर्गर्स की, और ये एफएटी बरीचोस और जाने क्या क्या, जिनके नाम भी मैं प्रोनाउंस ठीक से नहीं कर पा रहा था, बट ठीक है। समझ में आती है, आप बाहर देश में आए हो, ये आपका रेगुलर चीज़ नहीं है जिसको आप बोलते हो, समझते हो या खाते हो, तो आपको ज़्यादा समझ में ना आए, बट ठीक है जो भी है। तो इन्होंने जितना हो सके उतना अच्छी तरीके से एडवर्टाइजमेंट किया था, बता रखा था रॉयल्टी 0% ले रहे हैं, 3% ले रहे हैं, 4% ले रहे हैं, कितना ये लोग आपको लोकेशन में हेल्प करेंगे, कितने आपको बेनिफिट्स देंगे, कितनी आपको एडवर्टाइजमेंट करेंगे, आपको ट्रेनिंग्स देंगे या नहीं देंगे। तो हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी थी पिच करने की, अपने अपने बिजनेस की। खाने पीने इन सब में मैं वैसे भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, बिकॉज खाने पीने का मेरा कुछ अलग ही सोच है, बट सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है खाने पीने का, कोई डाउट नहीं उसके अंदर। यहाँ पे छोटे छोटे दुकान, जिसे हम लोग इंडिया में किराना दुकान कहते हैं, आईएनएस करके ये है, जहाँ पे बिल्डिंग्स के अंदर या स्टेशंस पे, ट्रेन स्टेशंस पे, बस स्टेशंस में छोटी छोटी अपनी दुकानें लगा सकते हैं। एंड नॉर्मली जो एक किराना दुकान रहती है, सारी चीज़ें रखती है, वो ये लोग बेचने का काम कर रहे थे। वैसे ही यहाँ पे ये अलग अलग लर्निंग कोडिंग के, जो अपने इंडिया में स्पेशली बहुत ज़्यादा चलता है कि छोटे बच्चों को कोडिंग सिखाओ जल्दी से, उनका दिमाग फ्रेश होता है, हमारी तरह ख़राब नहीं हो गया उन लोगों का दिमाग फालतू की चीज़ें भर के, तो कोडिंग जल्दी सीख लेते हैं। तो उन्होंने उसके भी बहुत सारे ब्रांचेस बना रखे हैं, एंड वो लोग चाहते थे कि हम उनका कोई भी फ्रेंचाइजी लेके ब्रांच ओपन करें और कोडिंग सिखाएं बच्चों को। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे और भी, और मुझे स्टार्टिंग में तो कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया, जब तक कि मैं ये एक आने वाली है वेल्डिंग की मशीन, जिसमें पेप्सी के ऊपर इन्होंने अपना प्रचार दिया था, एक्सप्लेन किया था, एंड मुझे इसकी स्पीच और सारी चीज़ें बड़ी ज़ोरदार लगी बंदे की। हालांकि इनके प्रोडक्ट में दम तो था, बट जो प्रॉफिट उन्होंने बताया सालाना बनाने का एक मशीन से, उसमें मेरे को कुछ चीज़ें ज़्यादा जमी नहीं, तो आई थिंक मैं इसे भी लेट गो करूँगा। इससे ज़्यादा पैसे हम लोग नॉर्मली कमा ही लेते हैं यार, इतनी मेहनत करने के लिए ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, और इसके कुछ लूप होल्स भी हैं, कभी इस पे भी बातचीत करेंगे। या अगर आपको इसके बारे में वेंडिंग मशीन के बारे में डिटेल में जानना है, तो मैं आपको इसके ऊपर पूरे अपनी फाइंडिंग्स बता सकता हूँ। मैं हर एक चीज़ की थरो रिव्यू और R&D करता हूँ, तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी रिव्यू कर लिया था जैसे ही मैं कनाडा में आया था 3-4 महीनों के अंदर, बिकॉज मुझे आके था कि मैं अपना जल्दी से जल्दी कोई बिजनेस शुरू करूं। सो ये छोटी वाली वेल्डिंग मशीन्स है, और आपने नॉर्मली देखा होगा तो वेल्डिंग मशीन्स बड़ी वाली फ्रिज साइज़ की होती है, जिसमें आप चिप्स और कोल्ड ड्रिंक की एल्यूमिनियम की जो छोटी टीन की कैंस रहती हैं वो डालते हैं। $1-1.5 की या $2 से $2.5 की चीज़ें रहती है, डिपेंडिंग आप क्या रख रहे हो उसके अंदर, एंड आपकी एग्जैक्टली उसके अंदर 100% मार्जिन आ रहती है नॉर्मली। और आप सस्ता सामान सारा यहाँ पे कॉस्को से खरीद सकते हैं, चिप्स से लेके कोई भी कोल्ड ड्रिंक, हॉट चॉकलेट के ठंडे वाले कोल्ड कॉफ़ीज़ या जो भी टीन में आती हैं, वो सब आप कॉस्को से ले सकते हैं। वो यही बता रहा है कि आप वहाँ से लीजिए, इसमें डालिए, आप 25 पैसे या आधे डॉलर में या $1 में खरीदें, आप $2 में बेचिए। ये भी कोई रॉयल्टी नहीं ले रहे हैं ये लोग, कोई फ्रेंचाइजी का अलग से चार्जेस नहीं ले रहे हैं ये लोग, बस अपनी मशीन, जो पीछे आप देख रहे हैं इस आदमी के हरे कलर की TD बैंक का जिसने एडवर्टाइजमेंट कर रखा है, ये बस उसे बेच रहा है फ़िलहाल के लिए। और बाद में ये बताएगा कि आपको कैसे इसे सेटअप करना है, आपको कैसे इसे ऑपरेट करना है, ख़राब हो जाएगी तो कौन सा नंबर डायल करना है, ये सारी चीज़ें। इस बंदे की स्पीच बहुत अच्छी थी, तो मैं सुन रहा था, और बाकी मैं आपको थोड़ा बहुत सुनने देता हूँ, देखिए क्या बोल रहा है ये, एंड उसके बाद में हम लोग दूसरे स्टॉल देखेंगे। मैंने You can probably figure out number one vendor product are soft drinks. This is where you're going to make the most money. And then number two are the chips and chocolate. You've got both covered with these new little machines. All right, guys, if this makes sense to you as a business, I'm going to make available to you now. Okay, आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि और क्या क्या है यहाँ पे।
वेल वेंडिंग मशीन के जैसे ही मैंने देखा था एक और यहाँ पे स्टॉल थी कॉफ़ी की, और वो कहाँ गई, वो आएगी। ओके, ट्रॉली बैग्स का था, फ्रेंचाइजी की बनानी है किसी को, इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग था, तो आप ले सकते हो, बट नॉट इंटरेस्टेड। ये इंडिया में अपने बहुत मिलता है ये। और भी बाकी के बाकी आप ये पेपरोनी और पता नहीं क्या क्या तो था, भगवान जाने। आइसक्रीम्स के भी थे स्टॉल्स, बेकिंग के थे बहुत सारे। एक तो ओवन ही उठा के लेके आ गया था कि उसके ओवन में डाल के आप बनाइए, वो भी वीडियो मैंने कैप्चर किया कहीं ना कहीं पे। थे थोड़े अजीबो गरीब। ओके, जस्ट टू लेट यू नो फ्रेंड्स, मैंने जितने लोगों से यहाँ पे बातचीत करी, मैंने वीडियो पॉज कर करके उन लोगों से बातचीत कर रहा था मैं, तो जितने भी लोग थे यहाँ पे, कहीं पे भी आपको कम से कम $100,000 कैनेडियन डॉलर स्पेंड करने पड़ेंगे। प्लस उसके बाद ही बहुत सारे ड्रामे हैं इन लोगों के, इधर से उधर से ये लाइसेंस, हालांकि लोग आपको हेल्प करेंगे एंड तभी आप शुरू कर सकते हो अपना बिजनेस। एंड वो $100,000 जो मैं आपको कह रहा हूँ, वो सिर्फ $100,000 नहीं है, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। आपको लोन लेना पड़ेगा। अगर 100,000 के अंदर आप बहुत छोटा वाला शुरू कर पाओगे, ब्रेक इवन करते करते आपके 2 से 3 साल या 4 साल चले जाएंगे कम से कम। तो उसमें मुझे कुछ ज़्यादा इनकी बात समझ में नहीं आई। मेरा हमेशा यही रहा है कि आप इन्वेंट्री पे और मशीनरीज पे दाम कम डालिए, और जितना हो सके सर्विस टाइप की सर्विसेज दीजिए, जहाँ पे आप यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर। आप कोई मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हो, आप बाकी कुछ ऐसे काम ना कर रहे हो जहाँ पे आपको इधर उधर से भागा दौड़ी करनी पड़े, एडवर्टाइजमेंट करना पड़े। सर्विस प्रोवाइडर का कुछ काम करिए तो आपको शायद ज़्यादा बेनिफिट हो। ये आपका खुद का प्रोडक्ट है, होममेड तो अलग चीज़ है, उसमें भी अलग बेनिफिट है। अगेन ये मेरी सोच है, आपकी अलग हो सकती है। तो घूम घूम के मैंने सब देखा, कहीं पे डॉग का जिम था, कुत्ते को लाके एक्सरसाइज कराइए, भाई ये क्या बात हुई। एंड कहीं पे कुछ है, सिजलिंग है, सिजलर्स का है, कहीं पे आइसक्रीम के ऑर्गेनिक अलग तरीके की है, यहाँ पे पीनट नहीं डाल रखा उसके अंदर, ये नहीं डाल रखा, वो नहीं डाल रखा। और ये ओवन टाइप का कुछ तो था इनका, दो बॉक्स या क्या तो था, मुझे समझ में नहीं आया, वो बंदा एक्सप्लेन कर रहा था और मैंने कहा भाई हमारे पल्ले नहीं पड़ेगी ये बात, हम यहाँ से जाते हैं। मैं नहीं चाहता था खड़े हो गए कि मैं उसे इंटरेस्ट दिखाऊं और बाद में मुझसे बोले अपना फ़ोन नंबर और नाम दीजिए, मैं बाद में कॉल करके सेल करूंगा आपको। तो मैं वहाँ से निकल गया था। और यहाँ पे ये आपके फुटवेयर की चीज़ें हैं थोड़ी बहुत, स्टेप इनटू अ वर्ल्ड ऑफ कंफर्ट। मैं खुद अनकंफर्टेबल था, इतने सफोकेशन और इतनी सारी बातचीत करने के बाद हर किसी से, तो मैं अपना रास्ता ढूंढ रहा था कि मैं जल्दी से कवर अप करूँ जो चीज़ें मैंने कैप्चर नहीं करी है और दिखाऊँ आपको। तो ये लेगो का अच्छा सा सेटअप की दुकान थी। बड़े कॉम्प्लिकेटेड लेगोस थे यार, हम तो बचपन में बड़े बड़े लेगो से खेले हैं, इतने छोटे छोटे बनाना हमारे बस की बात नहीं है। आजकल के बच्चे बना सकते हैं शायद, पर हम नहीं। ये सब चीज़ें थी। एंड देन थी कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग भी, शवरमा की दुकान भी थी, हमने वहीं पे अपनी थोड़ी सी पेट पूजा भी कर ली थी। अच्छा लगा था खाते हुए, अच्छा था उन लोगों के भी। एंड वो शवरमा की मशीन ही 100,000 की थी, ये सामने आपके कहीं ना कहीं दिख जाएगी वीडियो में, मैंने कैप्चर तो ज़रूर किया था। एंड मैंने कहा भाई आप 100,000 इज़ इट्स ऑलमोस्ट लाइक 60 लाख रुपीज़ अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हो, एंड दैट्स टू मच। मतलब कम ऑन, शर्मा की मशीन ही तो है यार। एंड देन उसके साथ में वो और भी सर्विसेज दे रहे थे, आई थिंक ब्रांडिंग एंड ऑल दैट। मुझे ज़्यादा जमा नहीं। अगेन जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मैं गया था किसी और उम्मीद से, बट यहाँ पे ये लोग अपनी बस, हाँ ये रही शर्मा की मशीन। तो वो मशीन जो थी वहाँ पे, वो ऑलमोस्ट 100,000 के आसपास का मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको करना है अगर आपको शर्मा की मशीन वाला शर्मा बनाना है। और उनके पास वेगन शर्मा भी थे जो उन्होंने पनीर या किस किस चीज़ से बनाए थे। अब समझ में आता है वेगन क्या है, बट स्टिल नहीं जमेगा भाई हमें तो। फिर आगे बढ़ते गए हम, और भूख लग रही थी। ऑलरेडी टाइम 1:30 के कुछ टाइम हो चुका था मेरे ख्याल से। 1 घंटा 1.5 घंटा हमें हो गया था यहाँ पे घूमते घूमते, हर किसी से थोड़ी बहुत बातचीत करते जहाँ पे हमें इंटरेस्ट लगा था। और हमने कहा कि चलो भाई थोड़ा सा जल्दी से कवर अप करते हैं। ये छोटा सा कैफेटेरिया था, सोचा था यहाँ पे रुक के चाय कॉफ़ी कुछ ली जाए, बट कुछ लिया नहीं मैंने। मैं टेस्टिंग कर करके ही अपना थोड़ा बहुत पेट भर चुका था, जहाँ पे वो लोग बोल रहे थे कि आप ये ट्राई करिए, ये इतना अच्छा रहता है, अच्छा रहता है। यार उन लोगों को बनाने की आदत है, हमें नहीं है वो सब चीज़ें बनाने की आदत, बट ठीक है कोई नहीं, पर अच्छा लगा।
काफ़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी थी कुछ लोगों की, एंड दे वर एक्सप्लेनिंग अस एवरीथिंग वेरी नाइसली। यहाँ पे एक बड़ी ज़ोरदार अच्छी चीज़ दिखी, मुझे लगा था अगर उसका सैंपल रखते तो मज़ा आ जाता। ये रही चाय गरम। ये अपने इंडिया सोनीपत साइड के मैन्युफैक्चरर्स थे, इनसे मेरी बातचीत हुई थी काफ़ी देर तक, और ये लोग यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं कि एक भी यहाँ पे रिटेल शॉप नहीं है, ना ही कोई सेंटर है इनका। ये प्योरली फर्स्ट टाइम रहेगा, बट इनका दुबई उबई और बाकी सारी जगह, बहुत सारी जगह था। तो मुझे लगा नहीं भाई, और ये लोग भी मिनिमम 100,000 से शुरू कर रहे थे। मैंने कहा भाई हमसे ना होगा, तो इनको भी हम पास ऑन करते हुए आगे बढ़े। और यहाँ पे ये रियल स्टेट का कुछ तो सेमिनार चल रहा है, इन्होंने छोटे छोटे सेमिनार भी रख रखे जहाँ पे लोग डिटेल में लोगों को अपनी चीज़ों के बारे में बता रहे थे। और ये एंडिंग वाली जो लाइन थी वो नॉर्मली रियल स्टेट के लोग की थी, जिस पे वो लोग लोगों को हेल्प करेंगे कुछ भी सामान दिलाने में। और ये एक अनोखी चीज़ देखी जो मैंने सिर्फ वीडियोज़ में देखा था, रोबोटिक वेटर्स। ये कोरियन जापान वापान में ज़्यादा दिखता है। तो ये रोबोट्स हैं जो आपको खाना सर्व करेंगे, एक डिश से लेके 4-5 डिश तक। जो नीचे तक आप ट्रेस देख रहे थे वो उसके ऊपर था कि आपको कितनी सर्विंग्स चाहिए एक साथ में। तो वो थोड़ा सा अनोखा लगा। उधर खड़े होकर थोड़ा बहुत देर तो देखा मैंने, काफ़ी सारे लोग थे तो मैंने वीडियो ज़्यादा देर तक बनाया नहीं उसका, बट उसको आप गूगल करोगे तो आप पहचान जाओगे कि वो क्या चीज़ है एग्जैक्टली। और बस मेरा हो चुका था यहाँ पे काफ़ी देर तक घूमते घुमाते और सारी चीज़ें कैप्चर करते हुए। हालांकि इस फ्रेंचाइजी एक्सपो में मेरे को इतना मज़ा नहीं आया, जो एक्सपेक्ट किया था वो मुझे नहीं मिला, बट इट वॉज वर्थ टू कम हियर एंड सी वॉट ऑल कनाडा हैज़ टू ऑफर एज टर्म्स ऑफ फ्रेंचाइजीज, जो इनकी नेशनल फ्रेंचाइजीज हैं। ठीक है, तो अब मैं जाता हूँ अपने स्टेशन की तरफ, ट्रेन पकड़ के वापस घर जाते हैं। एंड अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो मैं अपनी ट्रेन की जर्नी आपको वापस ही जाते हुए दोबारा दिखाता हूँ कि क्या क्या था रास्ते में, और यूनियन से मेरे घर तक का स्टेशन का रास्ता कैसा रहता है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग मी। प्लीज़ क्वेश्चन डालिएगा कमेंट्स में, आई ट्राई टू आंसर देम। एंड कुछ गलती हो गई तो माफ़ करना, मेरा पहला व्लॉग है, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, बट थोड़े थोड़े टाइम में हो जाऊँगा। सो अपनी ट्रेन आने वाली है नंबर 4 प्लेटफॉर्म पे। मैं जल्दी से जाके ट्रेन में अपनी सीट पकड़ लेता हूँ। हालांकि इतनी भीड़ नहीं है, नहीं तो यूनियन स्टेशन नॉर्मली पूरा ही पैक रहता है। और कहाँ है रास्ता, कहाँ है? ओके, ना मुझे दिखा नंबर 4। ओके, सो गाइस, आप देख रहे हो काफ़ी सारे लोग ये साइकिल लेके भी घूम रहे हैं स्टेशन के ऊपर। आप सोच रहे हो कि ये साइकिल में क्या कर रहा है बंदा। ये लोग बेचारे अपने स्टूडेंट्स भाई लोग हैं, जितने भी आते हैं ये लोग यहाँ पे फूड डिलीवरी का काम करते हैं। छोटी छोटी सिटीज़ से आते हैं और यहाँ पे फूड डिलीवरी करते हैं। इसके बारे में आपने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ देखे होंगे। अगर आपको चाहिए होगा इसके ऊपर वीडियो तो मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर बना दूंगा आपके लिए। ओके गाइस, I'll see you in the part 2 अगर आपको जर्नी देखनी है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मैं कोई दूसरा नया टॉपिक लेके आके बातचीत करूँगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना, और मुझे बताना अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। वैसे भी मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ, फ्रॉम LMIA टू PR टू जॉब ओपनिंग्स इन कनाडा, अभी के कैसे सिनेरियोज़ हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, स्टिक अराउंड गाइस, एंड बहुत मज़ा आने वाला है। ओके, तो मैं अभी ऊपर आ चुका हूँ अपनी ट्रेन के, एंड मेरी कोने की सीट खाली है। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।